नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर से हम रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर को कंप्लीट भी पढ़ लिया है। यदि आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप पिछले चैप्टर को जरूर देखें ताकि आपको उनसे रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं रहे। हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। एक रासायनिक अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, और वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनते हैं उनको हम क्रियाफल, उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के होने की संभावना का ज्ञान हमें ऊष्मागतिकी द्वारा होता है। यदि एक रासायनिक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है। लेकिन एक रासायनिक अभिक्रिया कितने समय में कंप्लीट होगी, एक निश्चित समय में अभिकारकों की सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा, अभिकारकों के अलावा उत्पादों की सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा, एक अभिक्रिया समय में कितने समय में पहुंच जाएगी, इन सभी का ज्ञान हमें रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स से होता है। तो आखिरकार ये केमिकल काइनेटिक्स है क्या? अगर इनको हम ब्रीफ में छोटे से शब्दों में इसको अगर बयान करें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है उसको हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये एक रसायन विज्ञान की ब्रांच है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। केमिकल काइनेटिक्स में हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारकों और रिएक्शंस के मैकेनिज्म रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमने बात की ये केमिकल काइनेटिक्स चीज क्या है। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रासायनिक अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग। यदि हम वेग की बात करें
तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी वेग बराबर हो गया दूरी बटा समय। लेकिन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन या अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन के संदर्भ में व्यक्त करेंगे। लेकिन हम डेफिनेशन को बाद में कंसीडर करेंगे। यहाँ हम ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। पहली तीव्र या आयनिक अभिक्रियाएं, वह अभिक्रियाएं जो बहुत तेज गति से संपन्न होती है और जिनका वेग सामान्य विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। अति मंद अभिक्रियाएं, वह अभिक्रियाएं जो कई दिनों, महीनों या वर्षों में संपन्न होती है, अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। मंद अभिक्रियाएं या आणविक अभिक्रियाएं, अधिकांश आणविक अभिक्रियाएं कुछ सेकंड या मिनटों में संपन्न हो जाती है। इनका वेग हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और इन्हीं के वेग को हम नॉर्मली पढ़ते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर रिएक्शन के प्रकार। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो वेग के आधार पर अभिक्रिया तीन प्रकार, 3 टाइप्स की होती है। वो कौन कौन से टाइप्स हैं हम उनको ले रहे हैं यहाँ पर। नंबर 1 तीव्र या आयनिक अभिक्रियाएं, सुपरफास्ट, तीव्र या आयनिक अभिक्रिया। तो इसमें मैंने आपको क्या कहा था, इसमें वह अभिक्रियाएं या अभिक्रिया कर लेते हैं, वह अभिक्रिया जो अत्यंत तेज गति से संपन्न होती है तथा वेग, इन रिएक्शन का जो वेग है ये सामान्य विधि द्वारा, सामान्य विधियों द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये रिएक्शन इतनी तेजी से संपन्न होती है कि कई बार पलक झपकने से पहले ही, अपन पलक झपकते हैं उससे पहले ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न होती है और ये कई रिएक्शन तो सेकंड के भी पार्ट में कंप्लीट हो जाती है। जैसे हमने केमिकल ऐड किए, प्रोडक्ट हाथों हाथ मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से करवाएंगे तो रिएक्शन तुरंत हो जाती है। H के Cl के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड का तुरंत अवक्षेप दे देता है और NaNO3 से मिलकर NaNO3 बना देता है। तो आयनिक में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न होती हैं
और इनकी रेट को हम सामान्य विधि द्वारा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने स्पीड से ये रिएक्शन संपन्न हुई है। वेग के आधार पर सेकेंड टाइप जो रिएक्शन है वो है अति मंद अभिक्रियाएं, सुपर स्लो। ये अभिक्रियाएं कई दिनों, महीनों या वर्षों में संपन्न होती हैं। यह है कई दिन या महीनों, महीने भी लग जाते हैं या वर्ष भी लग जाता है। जैसे यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बिना किसी उत्प्रेरक के अभिक्रिया करके जल बनाते हैं तो ये अभिक्रिया कई सालों में संपन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर आग का गोला थी, वहां पर जलने वाले हाइड्रोजन गैस, जलाने वाले ऑक्सीजन गैस थी और इन दोनों को आपस में अभिक्रिया करके पानी बनाने में कई वर्ष लगे। तो यदि हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन बिना किसी कैटेलिस्ट, बिना किसी उत्प्रेरक के उपस्थिति में करवाएं तो ये कई वर्षों में संपन्न होती है। यानी कुछ साल, 2-3 साल तक तो कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं देता है कि कुछ बना है। नंबर थर्ड जो रिएक्शन है मंद या आणविक अभिक्रिया। अधिकांश आणविक अभिक्रियाएं मंद गति से संपन्न होती है। ये कुछ सेकंड या मिनटों में संपन्न हो जाती है और इनका वेग हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तेज गति से संपन्न हो रही है, इसीलिए इनका वेग ज्ञात नहीं कर सकते। ये बहुत स्लो स्पीड से हो रही है, इसीलिए हम इनकी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ नहीं सकते। तो आसानी से किसकी पढ़ सकते हैं? मंद या आणविक अभिक्रिया। तो यह है कुछ सेकंड या मिनट में संपन्न हो जाती है। और बीएससी लेवल तक हम इन्हीं रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यदि आप एमएससी केमिस्ट्री ज्वाइन करते हैं तब आप कॉम्परेटिव या आयनिक अभिक्रियाओं की केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की हम अभिक्रिया करवाएं तो ये कुछ ही सेकंड में संपन्न हो जाती है और ये H और OH मिलकर बनाएंगे जल, H2O प्लस CH3CO, CH3COO और इसका C2H5, C2H5 बन गया एथिल एसीटेट और जल। ऐसे ही सैकड़ों अभिक्रियाएं हैं। एक शर्करा का जल अपघटन जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से पेरोक्साइड का निर्माण, खूब रिएक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने ये कंसिडर किया कि रेट के आधार पर, स्पीड के आधार पर रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो मैं वापस हेडिंग लिख लेता हूं, अभिक्रिया का वेग। देखो जैसा मैंने शुरू में बताया है, एक नॉर्मल स्पीड की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे एकांक समय में तय की गई दूरी। यदि हम दूरी में समय का भाग दें तो हमें अब एक नॉर्मल वेग प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम अभिक्रिया के वेग की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर ऐसा है नहीं कि कितनी दूरी चला, अभिकारक कितनी दूरी चला या उत्पाद कितनी दूरी चला, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब शुरू में रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो अभिकारक लेते हैं, उत्पाद होता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हम वेग में क्या देखेंगे कि अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन कितना हो, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन कितना हो, लेकिन एक फिक्स टाइम लेंगे। एक निश्चित समय में अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर या उत्पादों या अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन में समय का भाग देने पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन प्राप्त होती है। तो डेफिनेशन कितने भी प्रकार से लिख सकते हैं। एक टाइप और मैं यहां लिख देता हूं, एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी जो रिएक्शन का वेग है ये हो जाएगा बराबर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, और इसमें भाग देंगे परिवर्तन में लगे समय का परिवर्तन में लगा समय। ये हो गया अपना वेग। अब देखो मात्रा की बात करें तो सांद्रता में परिवर्तन मोल प्रति लीटर और नीचे समय, तो यूनिट हो जाएगी नॉर्मल वेग की मोल प्रति लीटर। ये हो गया इसकी यूनिट। अभिक्रिया का जो वेग है उसको हम या तो उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में व्यक्त करते हैं या अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, ये अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि शुरुआत में केवल अभिकारक होता है। जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो अभिकारकों को मिक्स करते हैं या गर्म करते हैं, डिसोल्व करते हैं, लेकिन शुरू में उत्पाद नहीं होता है, उत्पाद शून्य। लेकिन जैसे जैसे समय प्रोसीड होता है अभिकारकों की सांद्रता घटती जाती है, उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो अभिक्रिया के वेग को हम 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। औसत वेग, ताक्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, अभिक्रिया के वेग को कितनी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर 1 औसत वेग,
इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर फॉर रेट, एवरेज का शॉर्ट ले लिया ए बी। औसत क्या होता है? गणित की भाषा में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहां पर जब हम औसत लेने की बात कर रहे हैं तो हम एक निश्चित टाइम पीरियड लेते हैं, 5 से 10 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड, 10 से 12 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड, 15 से 18 या 15 से 20 सेकेंड, एक फिक्स टाइम पीरियड लेते हैं। उस समय में अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाता है। तो फिक्स टाइम पीरियड, निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों सांद्रता में परिवर्तन में समय का भाग अगर हम दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? अपना औसत ये अपने घर आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन में लगे समय का भाग देने पर हमें औसत वेग प्राप्त होता है। इसको भी हम एग्जाम्पल से कंसीडर करेंगे, बहुत थोड़ा यूज कर लेते हैं, गंदा ज्यादा हो रहा है। अब देखो, हम नंबर एक जो एवरेज वेट है इसी की बात कर रहे हैं। सपोज करो एक रिएक्शन है, उसमें अभिकारक का एक मोल उत्पाद P में कन्वर्ट हो रहा है। समय t1 पर अभिकारकों की सांद्रता R1, उत्पाद की सांद्रता P1। जब समय t2 हो गया तो अभिकारकों की सांद्रता R2 और उत्पाद की सांद्रता P2। अब हम इस समय अंतराल t1 से t2 में अभिकारकों और उत्पादों का औसत वेग ज्ञात कर रहे हैं। हमने समय अंतराल फिक्स कर लिया है, जब समय t1 से t2 था तो चेंज कितना हुआ। अब देखो, अपना जो औसत वेग है वो किसके बराबर हो जाएगा? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा बटा परिवर्तन में लगा समय। अगर अभिकारकों के संदर्भ में लेंगे तो यहां चिन्ह लगाएंगे नेगेटिव का। ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घट रही है। यदि यही हम उत्पादों के संदर्भ में रखेंगे तो उत्पादों के संदर्भ में औसत वेग हो जाएगा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। यहां चिन्ह लगाएंगे पॉजिटिव का, नहीं लगाएंगे तो भी पॉजिटिव माना ही जाएगा। धनात्मक चिन्ह ये बताता है कि समय के साथ उत्पादों की सांद्रता बढ़ रही है। अब यदि हम इसको आगे करें तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन पहले से बाद में, यानी बाद में हो गए R2, पहले थी R1, समय बाद में था T2, पहले हो गया T2। जब भी हम परिवर्तन ज्ञात करते हैं तो बाद में कितना हो गया, पहले कितना है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। अब जब हम उत्पाद के संदर्भ की बात करेंगे तो उत्पादों की सांद्रता बाद में कितने हो गई P2, पहले कितनी थी P1 अपॉन समय बाद था T2 माइनस पहले क्या हो गया T1। तो इस प्रकार हम अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के संदर्भ में औसत वेग को व्यक्त कर सकते हैं। जब दोनों को शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर एवरेज औसत वेग हो जाएगा डेल्टा C बटा डेल्टा T प्लस माइनस। डेल्टा C सांद्रता में परिवर्तन है, प्लस तब आएगा जब अभिकारक को लिया जाएगा, उत्पाद को लिया जाएगा, और माइनस तब आएगा जब यहां पर हम क्या देंगे अभिकारक।
क्योंकि अभिकारक की सांद्रता लगातार घट रही है, तो इनके संदर्भ में अभिक्रिया का वेग ऋणात्मक, उत्पादों की सांद्रता लगातार बढ़ रही है, तो इनके संदर्भ में अभिक्रिया का वेग धनात्मक दिया जाता है। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है और अभिक्रिया के वेग को इकाई मोल के रूप में व्यक्त किया जाता है। स्टोइकियोमेट्री के अनुसार यानी रस समीकरण विधि के अनुसार जितने समय में अभिकारक का एक मोल विलुप्त होता है, समाप्त होता है, उतने ही समय में जितने समय में अभिकारक का एक मोल समाप्त या विलुप्त होता है, उतने ही समय में उत्पाद का एक मोल बन जाता है। अर्थात स्टोइकियोमेट्री के अनुसार अभिकारकों के विलुप्त होने की दर उत्पाद के बनने की दर के बराबर होती है। तो अभिक्रिया का वेग रस समीकरण में अंग्रेजी में इसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। द्वारा ज्ञात किया जाता है तथा अभिक्रिया के वेग को किसके रूप में लिखेंगे? इकाई मोल के रूप। व्यक्त किया जाता है। सिंपल रिएक्शन लेते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। देखिए, M1 संख्या में A, M2 संख्या में B मिलकर बना रहे हैं N1 संख्या में C, N2 संख्या में D। यहाँ पर A और B अभिकारक, C और D उत्पाद। M1 A के मोलों की संख्या, M2 B के मोलों की संख्या, N1 C के मोलों की संख्या, N2 D के मोलों की संख्या। A और B विलुप्त हो रहे हैं, C और D बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं A के विलुप्त होने की दर ये हो जाएगी A की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन लगा समय। B के विलुप्त होने की दर ये हो जाएगा B की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन लगा समय। ऐसे ही C के बनने की दर बनना है ये है C की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन लगा समय। D के बनने की दर D की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन लगा समय। लेकिन यहां पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि इनकी सांद्रता लगातार समय के साथ घट रही है। तो A के विलुप्त होने की दर, B के विलुप्त होने की दर, C के बनने की दर, D के बनने की दर ये बराबर होती है। तो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से यदि हम वेग निकालें तो क्या हो जाएगा? देखो, इकाई मोल के रूप में लिखेंगे तो 1/n1 इकाई मोल के रूप में लिखेंगे। इकाई मोल क्या होगी? मोल की संख्या को A के बटा में लिखो, फिर A की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा A अपॉन डेल्टा A बराबर हो जाएगा B इकाई को लिखो 1/m2 B की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा B
परिवर्तन लगा समय डेल्टा टी। फिर सी को इकाई मोल लिखो 1/n1, सी की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय बराबर डी को इकाई मोल लिखो 1/n2 इकाई मोल इनटू बी की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो इस प्रकार हम अभिक्रिया के वेग को इकाई मोल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ए के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर, सी के बनने की दर और डी के बनने की दर, ये सभी क्या होती है बराबर। यानी जितने समय में अभिकारक का एक मोल विलुप्त होता है उतने ही समय में उत्पाद का एक मोल बन जाता है, अर्थात विलुप्त होने की दर और बनने की दर बराबर होती है। ये अब आगे यदि हम सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब का उपयोग कब करेंगे, तो देखो यदि अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो सांद्रता में परिवर्तन के स्थान पर आंशिक दाब में परिवर्तन को वेग के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर हम लेंगे सांद्रता में परिवर्तन की दर और गैसीय अभिक्रियाओं के लिए लिया जाता है आंशिक दाब में परिवर्तन की दर। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता परिवर्तन की जगह आंशिक दाब में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। ये हो गया अपना औसत वेग निश्चित समय अनुसार और उसमें अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। नंबर 2 रेट ऑफ रिएक्शन का टाइप हम ले रहे हैं और वह है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर और रेट INST इंस्टेंट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इंस्टेंट। तो ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी निश्चित क्षण अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। मैंने कहा अभी जब समय 8 सेकंड हुआ है तो अभिक्रिया का वेग कितना है, अब जब समय 12 सेकंड हुआ अभिक्रिया का वेग कितना है, अब बताओ। तो एक निश्चित क्षण को जब हम लेते हैं उसी क्षण अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो ये क्या हो गया, किसी निश्चित क्षण समय लेते हैं अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। इसको डिटेल लेते हैं फिर थोड़ा यूज करते हैं। देखो ताक्षणिक वेग की जब हम बात करेंगे तो समय को हम घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं, यानी समय में जो परिवर्तन है उसको घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं और सांद्रता का सीमांत मान हम ज्ञात करते हैं। यदि हम कंपैरिजन करें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो उसमें हमने लिया था सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन लगा समय डेल्टा C/ΔT और हमने चिन्ह लगाया प्लस माइनस, माइनस अभिकारक के संदर्भ में प्लस उत्पाद के संदर्भ में। डेल्टा C है सांद्रता में परिवर्तन, अब जो सांद्रता है वो अभिकारक भी ले सकते हो उत्पाद भी ले सकते हो। तो इससे हम अगर कंपैरिजन करें तो ताक्षणिक वेग जो है R इंस्टेंट ये हो जाएगा
dc बटा dt प्लस माइनस। dc सांद्रता में अल्प परिवर्तन और dt समय में अल्प परिवर्तन को बताता है। तो यदि मैं ताक्षणिक वेग को अभिकारक के संदर्भ में रखूंगा तो ये हो जाएगा dr बटा dt, चिन्ह आ जाएगा नेगेटिव का। और यदि मैं इसको उत्पाद के संदर्भ में लिखूं तो ताक्षणिक वेग उत्पाद के संदर्भ में हो जाएगा dp बटा dt, चिन्ह आएगा प्लस। dr अभिकारक की सांद्रता में अल्प परिवर्तन, dt परिवर्तन को लगा समय। dp उत्पाद की सांद्रता में अल्प परिवर्तन, dt उस परिवर्तन को लगा समय। ताक्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए हम सांद्रता समय ग्राफ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। ताक्षणिक वेग सांद्रता समय ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल द्वारा ज्ञात किया जाता है। या यूं कह सकते हैं सांद्रता समय ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल ताक्षणिक वेग कहलाता है, ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। तो मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं, सांद्रता समय ग्राफ के किसी बिंदु पर, कोई भी हम बिंदु लेते हैं, खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल ताक्षणिक वेग को व्यक्त करता है। ये हम कैसे निकालेंगे, अभी ले लेते हैं, दो ग्राफ खींच लेते हैं। ये पहला ग्राफ, इस एक्सिस पर हमने ले लिया टाइम, और यहां हमने ले लिया अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता के लिए जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा। शुरू में अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम थी, फिर जैसे जैसे समय बीतता है सांद्रता घटती जाती है। यही अगर हम ग्राफ उत्पादों की सांद्रता के संदर्भ में खींचे, कैसा होगा देखो, इस एक्सिस पर हम ले लेते हैं समय, और यहां हम ले लेते हैं इस एक्सिस पर उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता। शुरू में उत्पाद शून्य होते हैं, समय के साथ बढ़ते जाते हैं, और कुछ समय के बाद ये स्थिर हो जाती है। अब देखो इसको मैं समझा रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। सपोज करो यहां पर इस लाइन पर अभिकारकों की सांद्रता पहले R1 थी, इस लाइन पर हो गई R। जब बढ़ाएंगे ग्राफ को नीचे तो समय है T1, और इसको जो नीचे बढ़ाएंगे समय है T2। यहां पर जो समय का ये गेप है T2 माइनस T1, ये किसको बताएगा, डेल्टा टी, समय में परिवर्तन। और अभिकारकों की सांद्रता में ये जो गेप है R2 माइनस R1, ये बताएगा डेल्टा R, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। अब सपोज करो मुझे यहां पर ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा चुनूं, फिर क्या करूंगा, इसको देखो यहां नीचे मिलाऊंगा, जहां जहां कट कर रहा है उसको इस लाइन पे मिलाओ, और उसको इस लाइन पर भी मिलाओ, इस लाइन में मिलाएंगे तो जाते जाते तो ये अपने बन गया ढाल। और ये जो ढाल है ये है इंस्टेंट वेग, ताक्षणिक वेग, और ये है माइनस dr बटा dt। और ये जो है यहाँ पर ये है r एवरेज, जो बराबर है डेल्टा r बटा डेल्टा t माइनस। तो एक ढाल हम खींचते हैं,
सॉरी एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक बिंदु हमने फिक्स कर लिया है, जिस समय पर हमें ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है उस समय पर हम एक बिंदु लगा लेते हैं और उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा का ढाल ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करेगा। तो अब देखो इस पे आते हैं और भी कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। मान लो यहां पर अभिभावक की सांद्रता हम ले रहे हैं P1 पहले, और यहाँ ले तो ये कितनी हो गई P2। नीचे में लेंगे तो पहले समय कितना था T1 और इस पॉइंट पर समय कितना हो गया T2। ये जो बीच का गैप है ये किसको बताएगा डेल्टा टी, और ये जो गैप है ये किसको बताएगा डेल्टा पी। तो यदि हम औसत वेग ज्ञात करना चाहते हैं तो रेट ऑफ एवरेज ये बराबर हो जाएगी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का समय। अब सपोज करो कि मुझे इस बिंदु पर ज्ञात करना है ताक्षणिक वेग, तो मैं क्या करूंगा इससे साइड खींचूंगा और वही बात पॉइंट के बीच में लो, जहां से कट करी वाला लाइन बीच में रहता है एक स्पेस मिला। तो कुल मिलाकर मैं कहने का मतलब है अपने पास ये डाला जाएगा। दिक्कत है तो मैं इसको डाल कर देता हूं। यहां पर ताक्षणिक वेग आर इंस्टेंट ये बराबर हो जाएगा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन का समय। तो औसत वेग हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम एक निश्चित टाइम पे लेंगे कि T1 पर अभिकारकों की सांद्रता क्या है R1, T2 पर कितनी है R2। फिर हम दोनों का अंतराल ज्ञात करेंगे, समय का अंतराल और अभिकारकों की सांद्रता का अंतराल। अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा, समय में चेंज प्राप्त हो जाएगा, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन और उसमें समय का जब भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा औसत वेग। लेकिन यदि ताक्षणिक वेग ज्ञात करना चाहें तो हमें सांद्रता समय ग्राफ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर उसका ढाल ज्ञात करना पड़ेगा। ढाल ही ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करेगा। ये ग्राफ अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन और समय के बीच में है, ये उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन और समय के बीच में है। अब नंबर थर्ड टाइप जो अपना वेग हो जाता है वो है प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेग इनिशियल। प्रारंभिक वेग का मतलब है जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उस समय अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन क्या है उसी को हम अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो प्रारंभिक वेग तब ज्ञात किया जाता है जब समय होता है 0। t बराबर 0 समय पर जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है उस समय अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। क्योंकि जब हम समय नोट करेंगे तो उस समय को हम 0 मानेंगे जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो समय कितना है 0 और उसी समय में अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो लिख देता हूं t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो अपना सांद्रता समय ग्राफ कुछ ऐसा है तो हम क्या करेंगे इस ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। ग्राफ जहां काटेगा इस बिंदु पर काट रहा है, यहां पर समय, यहां पर अभिकारकों की सांद्रता है, तो ग्राफ यहां काट रहा है और जहां काट रहा है इस पॉइंट पर समय कितना है 0। तो यहां पर जो वेग है वही क्या है प्रारंभिक वेग। तो सांद्रता समय ग्राफ को आगे बढ़ाने पर ग्राफ जहां काटता है उसी समय अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो यहां पर हमने इस लेक्चर में रासायनिक बल गतिकी का सामान्य परिचय, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करना डिटेल से पढ़ा है। यदि आपको कोई इश्यू है तो वीडियो को पुनः जहां से दिक्कत है वहां से फिर देखें। हो सकता है कि आपने वीडियो को कहीं स्किप किया है, उस कंडीशन में आपको समझने में इश्यू हो सकता है।
इसके अलावा भी आपने पूरा वीडियो देखा है, फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर वाले पेज पर डालें, मैं आपको इश्यू सॉल्यूशन के साथ उन्हें अपलोड कर दूंगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।